तो बच्चों, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्ली ब्लाइट और पोटैटो डिजीज। इस डिजीज के बारे में यदि हम कुछ इंट्रोडक्शन की बात करें तो अर्ली ब्लाइट डिजीज जो है ये पोटैटो के अंदर अर्ली स्टेज में होती है, यानी कि जिसे हम क्रॉप ग्रो करती है उसमें अर्ली स्टेज में हो जाती है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है अर्ली ब्लाइट डिजीज। ये बहुत ही कॉमन फॉलिएज डिजीज है, यानी कि लीफ के ऊपर सबसे पहले इसका अटैक होता है और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड और वार्म दोनों ही एरियाज में पाई जा सकती है इंडिया में। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी दूसरे देशों में जहाँ जहाँ भी आलू उगाया जाता है वहाँ पे ये डिजीज पाई जाती है। एक रेफरेंस है माथुर सिंह और नागरकोटे का, तो उन्होंने ये बताया है कि यदि हम प्लेन्स की बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये पिछले 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि ये डिजीज़ देखी गई है। इसके अलावा ये इस डिजीज़ की वजह से जो लीव्स में इन्फेक्शन होता है और इंजरी होती है, जिसकी वजह से जो लीफ की फोटोसिंथेसिस की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली जो क्रॉप की ईल्ड है उसके ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है। यदि हम सिम्टम्स की बात करें तो शुरुआत में जैसे इन्फेक्शन होता है करीब क्रॉप के 3 से 4 सप्ताह के बाद इसमें इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें स्मॉल आइसोलेटेड स्कैटर्ड पेल ब्राउन कलर के डार्क स्पॉट या ओवल या एंगुलर शेप में स्पॉट्स हमें नज़र आते हैं, जिनका जो साइज है वो 3 से 4 मिलीमीटर का होता है शुरुआती दौर में। इसके बाद जो एक क्लोरोटिक जोन है वो लगातार बढ़ता जाता है और इसका जो साइज है स्पॉट का वो बढ़ता जाता है। तो यानी कि जो ओल्डर लीव्स हैं, हालांकि इसमें इन्फेक्शन सबसे पहले उनके अंदर स्टार्ट होता है और यंग लीव्स में बाद में होता है। तो इसमें ख़ास बात यह है, जैसे मैं आप साइड में आप इमेज देख भी रहे होंगे कि जो स्पॉट्स बनते हैं ये बिल्कुल इस तरह से इसमें रिंग्स बनती हैं जैसे टारगेट बोर्ड होता है। तो जैसे टारगेट बोर्ड मैंने दिखा भी रखा है, जो निशाना लगाने के लिए होता है बोर्ड, तो टारगेट बोर्ड इफेक्ट इसको कहते हैं इसीलिए क्योंकि जो भी स्पॉट्स इसमें बनते हैं वो उसमें रिंग्स आपको दिखाई देती हैं, तो इसीलिए इसको टारगेट बोर्ड इफेक्ट सिम्टम कह देते हैं। इसके अलावा जब एडवांस स्टेज में जाता है इसका इन्फेक्शन तो जो स्पॉट्स का नंबर है वो भी बढ़ जाएगा और स्पॉट्स का साइज भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो लीफ है वो पैचेज जो हैं वो नेक्रोटिक रीजन्स डेवलप होंगे, वो ड्राई होंगे और जैसे ही ये हार्ड होने शुरू होती हैं लीव्स तो उनमें कर्लिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूखने लगती हैं और सड़ने लगती हैं और अल्टीमेटली वो गिर जाती हैं। तो नीचे वाली जो लीव्स हैं, ओल्डर लीव्स में बेसिकली वो ही आपको दिखाई देंगी कि वो गिरने लगती हैं सूख के। जो इफ़ेक्ट है वो यदि हम देखें तो जैसा आपको बताया गया था, अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि देखिए जितने भी डिजीज़ हैं, जब भी कोई डिजीज़ लीफ पे इफ़ेक्ट करती है अपना, उसके सिम्टम्स हमें लीफ पे दिखाई देते हैं, जिसमें क्लोरोटिक रीजन हैं या नेक्रोटिक रीजन हैं, लेजेंस हैं, जिसमें पैचेज जो हैं बनने लगते हैं। तो नेचुरली जिस जिस हिस्से में ये पैचेज बनते हैं वहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाता है और जब क्लोरोफिल कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो लीफ का जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो घट जाता है और नतीजा क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस कम होती है प्लांट के अंदर तो जो फूड बनने वाला है वो भी फूड की मात्रा भी कम बनती है और क्योंकि पोटैटो के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है यानी कि जो फूड है वो ट्यूबर की फॉर्म में स्टोर होता है, तो जब फूड कम बनेगा तो ट्यूबर में फूड भी कम स्टोर होगा, तो यानी कि ट्यूबर का जो साइज है वो भी कम हो जाएगा
और ट्यूबर का जो नंबर है, बनने वाले ट्यूबर्स का नंबर भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो क्रॉप यील्ड है वो घट जाएगी। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो अर्ली ब्लाइट और पोटैटो डिजीज है ये ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होती है। ठीक है, इसका जो माइसीलियम है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, सिलेंडर है, इसके अलावा सेप्टेट होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से उसमें ब्रांचिंग भी देखी जाती है। बाद में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसका जो कलर है वो डार्क होता जाता है। इसके बाद जैसे इन्फेक्शन होता है तो जो हाइफी हैं, फंगल हाइफी, वो इंटरसेलुलर स्पेसिस में पूरे फैल जाते हैं और बाद में वो सेल्स के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहीं से अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं डिजीज साइकिल की। तो देखिए जो एक तरह से कॉजल फॉर्म है जो डिजीज होती है उसका जो स्टार्टिंग है वो बेसिकली कॉनिडिया से होती है। हालांकि माइसीलियम हो सकती है लेकिन इनिशियल जो इन्फेक्शन है वो मोस्टली कॉनिडिया से होता है और जो कॉनिडिया हैं वो काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो माइसीलियम है और कॉनिडिया वो सॉइल के अंदर रह सकते हैं और कॉनिडिया की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, यानी कि लंबे टाइम तक, करीब 17 मंथ तक यदि रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो सरवाइव कर सकता है। जो सोर्स है, जैसे हम बात कर रहे थे, जो प्राइमरी इनोकुलम है जिसकी वजह से डिजीज स्टार्ट होती है, तो वो इसका डेब्रिस, जो ड्राई लीफ हैं, जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं, स्टेम है या जो कंटामिनेटेड पोटैटो ट्यूबर हैं उनके थ्रू होता है। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो कॉनिडिया या फिर माइसीलियम से हो सकता है और इसके बाद जब वो एंटर कर जाता है टिश्यू में तो उसके बाद वहाँ पे ग्रो करके इन्फेक्शन कॉज करता है। वॉकर के अकॉर्डिंग जो कॉनिडिया हैं उनके लिए 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम होता है और इनका जो जर्मिनेशन है वो इस टेम्परेचर पे 35 से लेकर 45 मिनट के अंदर हो जाता है। इसके बाद जो जर्मिनेशन होता है जब भी कॉनिडिया के अंदर, तो उसमें एक जर्म ट्यूब डेवलप होती है और ये जर्म ट्यूब स्टोमेटा के थ्रू या कहीं इंजर्ड पोर्शन के थ्रू होस्ट प्लांट के अंदर एंटर कर जाती है। इसके अलावा वॉकर ने यह भी रिपोर्ट कराया कि जो फंगस है वो होस्ट लीफ में पेनिट्रेट करता है और या स्टेम या लीफ के थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है और मोस्टली जो एंट्री है वो एंट्री साइट एपिडर्मिस होती है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 48 से लेके 72 आवर्स हो सकता है। और जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो जैसे शुरू में ही बताया गया था कि सबसे पहले लीव्स के अंदर ही होता है और उसके बाद लीव्स के अंदर ही इसके सिम्टम्स भी हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी स्प्रेड है या सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो उसके इमीडिएटली बाद में होता है। जैसे ही उसके अंदर कॉनिडिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो कॉनिडिया फिर दोबारा जो है वो दूसरी फ्रेश और हेल्दी लीव्स को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे ही कॉनिडिया डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, ये डिटैच हो जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं, चाहे वो हवा की मदद से या वाटर की मदद से या कुछ इंसेक्ट्स की मदद से भी ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी अनहेल्दी प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट है, उससे वो दूसरे हेल्दी प्लांट्स तक कॉनिडिया पहुंचते हैं और वहाँ पे वो जर्मिनेशन के बाद प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली इसका देख सकते हैं जो विजिबल है डिजीज साइकिल। इसमें आप देखेंगे कि ये कॉनिडिया हैं। इसके जो कॉनिडिया हैं ये भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं कई बार ये, और इनके अंदर आप देख रहे हैं कि जर्मिनेशन दिखाया गया है जिसमें जर्म ट्यूब्स निकल रहे हैं। तो
मल्टी सेलुलर हैं, तो यानी कई जगह से इसमें जर्म ट्यूब्स निकल रहे हैं। अब जैसे ही ये जर्म ट्यूब इसमें निकलती हैं तो ये स्टोमेटा के थ्रू मोस्टली पेनिट्रेट कर जाते हैं थैलस के अंदर, और वहाँ से सेल्स के बीच में इसका जो फंगल हाइफी है वो डेवलप हो जाता है, और बाद में वो पेनिट्रेट कर जाता है सेल्स के अंदर। उसके बाद ये विगरसली ग्रो करता है, और जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद जिस एरिया में इसका जो फंगल हाइफी हैं या माइसीलियम है वो फैल जाता है, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे पैचेज ये हमें स्टार्ट होने दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये थैलस इसका डेवलप हो जाता है, और उसके बाद ये फिर कोनिडिया प्रोड्यूस करने लगता है, और ये कोनिडिया जब डेवलप होते हैं तो ये इस हिस्से से बाहर की तरफ आ जाते हैं, और फिर डिटैच होने के बाद हवा, या जो आपको बताया गया था हवा, या फिर आपका इंसेक्ट्स, या फिर पानी के माध्यम से दूसरे प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह इसका डिजीज साइकिल कंप्लीट होता है। यदि हम कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो जितनी भी डिजीज इस तरह की होती हैं जहाँ पे मोस्टली जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं लीव्स पे, तो उनमें सबसे पहले तो यही है कि जो इन्फेक्टेड पोर्शन है प्लांट का उसको किसी भी तरीके से हमें हेल्दी प्लांट से अलग रखना है। तो यदि ऐसा होता है शुरुआती टाइम में हम क्रॉप के अंदर जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद सबसे अच्छा है कि उनको जला दिया जाए। दूसरा, उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं कुछ फंगीसाइड के। जब प्लांट की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर होती है तो उसमें डाइथेन, M45, बोर्डिएक्स मिक्सचर या फिर दूसरे कुछ फंगीसाइड्स का हम स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिस्ट ने और दूसरे भी प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं, जैसे मैग्नीज कार्बामेट है, या जीनेब है, या ब्रेस्टन है। तो इनकी मदद से हम आसानी से इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।